मिडिल टर्म। देखो किसी भी बाइनोमियल का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर उसका पावर n है या इंडेक्स n है तो उसमें टोटल कितने टर्म आते हैं, n+1। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर n, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने होंगे, n+1 टर्म। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई मिडिल टर्म होगा ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक लिखें, मान लो x प्लस वाई का पावर 5 ले ले, अगर x और y की पावर 5 ले लें तो कितने टर्म बनेंगे, 6 टर्म। तो यानी कि t1 प्लस t2 t3 t5 प्लस t6, ठीक है, 6 टर्म। अब इसमें अगर तुम मिडिल टर्म देखो तो मिडिल टर्म कौन होगा, 3 होगा 4 होगा या कौन होगा, 3 और 4 दोनों। मिडिल टर्म मतलब जितना टर्म इधर है उतना ही इधर हो। तो मान लो इधर 2 टर्म है इधर 2 टर्म है तो बीच में 2 टर्म बचे हैं ना, तो 3 और 4 मिडिल टर्म होंगे ना, t3 t4। समझ में आ रहा है ना। अब अगर मान लो यहीं पर रहे x प्लस वाई की पावर 6, अगर पावर 6 है तो इसमें कितने टर्म होंगे, 7। तो 7 टर्म होंगे तो इसमें t1 प्लस t2 प्लस t3 t4 प्लस t5 प्लस t6 प्लस t7। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसमें अगर मिडिल टर्म देखोगे तो इसमें एक ही मिडिल टर्म मिल रहा, समझ में आ रहा। तो 3 इधर 3 इधर 1। तो अगर जो यहाँ पर मान लो बाइनोमियल है उसका इंडेक्स अगर इवन है तो उसमें एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, और अगर उसका इंडेक्स ऑड है, ठीक है, यानी कि 5, तो उसमें 5 + 1 6 टर्म होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म होंगे। और कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म में 2 मिडिल टर्म ही मिलने वाले। समझ में आया सबको, ठीक हो। तो अब इसको मान लो अगर तुम जनरलाइज फॉर्म में लिखो, पहला व्हेन n इज इवन, जब n इवन हो, मान लो यहाँ n इवन था 6, तो कौन सा टर्म मिला, t4, ठीक है, ये n इवन है पावर 6 तो कौन सा टर्म मिला, t4। तो 4 कैसे आएगा, यहाँ पे t n/2 + 1 कर देंगे, यानी n/2 यानी कि 3 + 1 4th वाला टर्म। समझ में आ रहा। तो जब n इवन है तो उस केस में मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू t n/2 + 1। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जब इंडेक्स 6 था तो मिडिल टर्म t4 मिला, ठीक है। अगर मान लो इसका एक और ले लें एग्जांपल, x प्लस वाई की पावर 4, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 t3 प्लस t4 प्लस t5। तो यहाँ इन दोनों को छोड़कर, इधर इन दोनों को छोड़कर मिडिल टर्म यही होगा ना, t3। अब t3 कैसे आएगा, n/2 + 1। समझ में आ रहा है, यानी कि 4/2 2 + 1 थर्ड टर्म। तो वही मैं यहाँ पर अगर n इवन है तो मिडिल टर्म 1 मिलेगा, और कौन सा टर्म होगा, tn/2 + 1। और tn/2 + 1 अगर मान लो x प्लस वाई की पावर n हो, ठीक है, x प्लस वाई का पावर n तुम्हारा बाइनोमियल हो, इसका तुमको tn/2 + 1 वाला टर्म लिखना हो तो लिख लोगे। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता, tr+1 का फॉर्मूला पता है सबको ना, तो n/c(r), r की जगह पे क्या आएगा, n/2। इसको ध्यान रखना, r की जगह पे यहाँ पे n/2 आएगा, और इधर x की पावर n-n/2, y का पावर n/2। समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट है। tr+1 का टर्म मतलब निकालने को सिखाया गया इसमें, ठीक है। अब दूसरा केस अगर हो जाएगा, व्हेन n इज ऑड,
जब n ऑड हो जाए तब क्या होगा? तो यहां पर देखो, जब n ऑड है, इंडेक्स पावर 5 है, तो तुमको 2 टर्म मिल रहे हैं मिडिल, ठीक है। तो यानी कि n प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2 यानी कि 3, ठीक है। फिर उसमें 1 और ऐड करेंगे, यानी कि अगर मान लो एक और इसका एग्जांपल लो, x प्लस वाई का पावर 3 या फिर 7 ले लो, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8। अगर इंडेक्स 7 है तो टोटल 8 टर्म होंगे, ठीक है। अब 8 टर्म है तो इसके मिडिल टर्म में क्या आएंगे? यही दोनों आएंगे ना, इधर भी 3 इधर भी 3, समझ में आ? तो इंडेक्स 7 है तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? Tn प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? Tn प्लस 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, उसके अगला टर्म। यहां भी अगर चाहो तो उस तरह से रिलेट कर सकते हैं तुम लोग। T3 क्या हो जाएगा? Tn प्लस 1/2, ठीक है। 5 प्लस 1 6/2 यानी 3। और दूसरा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? Tn प्लस 1/2 प्लस 1, समझ में आ रहा है ना, उससे अगला टर्म। अगर इसमें भी जनरलाइज फॉर्म में लिखो, मिडिल टर्म इज इक्वल टू Tn प्लस 1/2 प्लस Tn प्लस 1/2 प्लस 1। समझ में आ रहा सभी को? किसी को कोई डाउट जा रहा? अब अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो Tn प्लस 1/2 और इधर वाले का Tn प्लस 3/2। सबको क्लियर है? तो अगर इवन रहे तो Tn/2 प्लस 1, अगर ऑड रहे यानी इंडेक्स जो पावर में है तो Tn प्लस 1/2 प्लस Tn प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इतने में? नोट डाउन करो फटाफट। फॉर्मूला होता है ये, पहला लेक्चर देखना क्लियर होगा, ठीक है। अभी इतना जानो कि किसी भी मान लो x प्लस वाई की पावर n का r प्लस 1 टर्म यानी n/2 प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला NCR, x जो पहला टर्म है उसके पावर में n माइनस r यानी n माइनस n/2, और जो दूसरा टर्म है उसकी पावर r। समझ में आ रहा? पहला लेक्चर देखना, सारा क्लियर हो जाएगा। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ 2x² माइनस 1/3x की पावर 11, ठीक है। निकल जाएगा इसका मिडिल टर्म। अब 2x² माइनस 1/3x की पावर 11 है, तो यानी 11 क्या है? ऑड है, ठीक है। तो ऑड के लिए क्या फार्मूला लिखवाया गया है? ऑड है तो उसमें मतलब जो टर्म होंगे वो इवन हो जाएंगे, क्योंकि उससे एक ज्यादा टर्म होगा। पावर 11 है, इसका मतलब टोटल टर्म 12 होंगे, तो 2 मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएंगे? Tn प्लस 1/2 और दूसरा Tn प्लस 3/2। अब यहाँ पे अगर n की जगह पे 11 रखोगे तो 11 प्लस 1 T6, और यहाँ पे 11 प्लस 3 14 T7। T6 और T7 दो मिडिल टर्म होंगे ना इसमें, ठीक है। अब T6 को अगर तुम लिखोगे T6, तो T6 को क्या लिखोगे? 5 प्लस 1। इसमें ध्यान रखना, जल्दबाजी में मत कर देना, हमेशा जो टर्म निकालना है उसमें प्लस 1 करके लिखो। अब यहाँ r की वैल्यू कितनी हो गई? 5, ठीक है। तब वहां से 11 CR, r यानी कि 5, समझ में आ रहा? 2x² का पावर 11 माइनस 5, ठीक है, माइनस 1/3x का पावर r यानी कि
5। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11c5। अब यहाँ 2 का पावर 6, एक्स स्क्वायर का पावर 6 और यहाँ से पावर 5 है तो माइनस बाहर आ जाएगा। 1/3 की पावर 5, एक्स का पावर 5। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो -11c5, 2 का पावर 6/3 का पावर 5 और x का पावर 12 हो जाएगा। 12 - 5 7। सबको क्लियर है इतना? अब इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम लोग, बट मैं यही छोड़ रहा, चाहो तो निकाल लेना। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा टर्म कौन सा है? t7। अब t7 को क्या लिखोगे? t6 + 1। ठीक है, t6 + 1 तो इसमें क्या हो जाएगा 11c6। ठीक, 2x² का पावर 11 - 6 -1/3x की पावर 6। ठीक है, आगे सिंपल यहाँ पे एक बार पहला लिख कर देख लेना, उसी से क्लियर होगा। यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल हैं, मतलब जो दोनों टर्म हैं, उनके पावर का सम पहली बात तो n होना चाहिए। बताया गया क्योंकि बाइनोमियल में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ना होमोजीनियस होता है, वो भी बताया गया पहले क्लास में। तो ये जो पहला टर्म होता है उसका पावर मान लो 11 माइनस जो यहाँ पे रहे वो कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे का पावर यही कर देते हैं। ठीक है, एक बार देखना उसको तुम लोग, फिर क्लियर हो जाएगा। अगर वो हो जाए तो इसको करो मिडिल टर्म ऑफ x - 1/x की पावर 18। इधर वाला सबका हो गया। हाँ, Tn/2 + 1 तो यानी कि Tn/2 + 1 तो T18/2 यानी कि 9 + 1 यानी कि 18c9। ठीक है, x की पावर वही हो जाएगा 18 - 9 और -1/x की पावर भी 9। ठीक है, तो यहाँ माइनस की पावर 9 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, -18c9 और यहाँ पे x की पावर 9, यहाँ पर x की पावर 9 -18c9। ठीक है, करना हो तो कैलकुलेट कर सकते।
उधर वाला क्वेश्चन पढ़े तुम लोग, समझ में आया? सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग दिया है और सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड दिया है। तो एक चीज याद रखना कि rth term from end in the expansion of x plus y की पावर n, ठीक है। rth term from end in the expansion of इतना is same as rth term from beginning in the expansion of y plus x की पावर n। अगर जो टर्म x प्लस वाई का एंड से rth टर्म होगा, ठीक है, y प्लस एक्स की पावर n का स्टार्टिंग से वही rth टर्म होगा। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? x प्लस वाई की पावर n का अगर तुम एक्सपेंशन लिखोगे, ठीक है, तो एंड से कोई सेवन, मान लो rth टर्म जो होगा x प्लस वाई का एंड से जो rth टर्म होगा y प्लस एक्स के लिए वो स्टार्टिंग से rth टर्म होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब इस क्वेश्चन में देखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना द रेशियो ऑफ द सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है तो n c मतलब t7 निकालना है इसमें। समझ में आ रहा है? और उसके बाद दिया है टू द सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड। अब सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड दिया है ना, तो इसको उल्टा कर देना। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इसका उल्टा टी मतलब एंड से सेवेंथ टर्म निकालना है, बस इतना याद रखो, अगर इसका एंड से कोई भी टर्म निकालना हो तो इस टर्म को पहले लिख दो, इस टर्म को बाद में लिख दो, उसका स्टार्टिंग से वही टर्म निकाल दो। समझ में आया? सॉल्व करो, इसको पहले नोट डाउन कर लो, कहीं नोट डाउन करो। किसी को 3√2 नहीं ना दिख रहा है, क्यूब रूट 2 है, एक क्यूब रूट 3 है। क्यूब रूट पता है ना सबको? क्यूब रूट है वो, क्यूब रूट पता रहे। ठीक है। अभी अब इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना द रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा? t7 यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t6 + 1। इसका हमेशा ध्यान रखना, t6 + 1, फिर उसके बाद n/6, और यहाँ इसको अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो 2 का पावर 1/3 लिख सकते ना, स्क्वायर रूट का पावर 1/2, क्यूब रूट का पावर 1/3, तो यहाँ पे पावर n-6 और यहाँ पे 1/3 का पावर 1/3 का पावर 6। सबको क्लियर? अब उसके बाद इसी में क्या दिया है कि एंड से भी है ना, यहाँ पे बिगिनिंग टू द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 1/6 रेशियो। अगर उसको निकालोगे t7 तो यानी कि t6 + 1, तो यहाँ पर भी होने को तो वही हो जाएगा n/6, बट अभी पहला टर्म इसे ले रहे थे हम, अब पहला टर्म इसे लेंगे। समझ में आ रहा है? x प्लस वाई का एंड से जो rth टर्म होता है y प्लस एक्स का स्टार्टिंग से rth टर्म हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 1/3 की पावर n-6। ठीक है, इसको पहले और इसको बाद में 2 का पावर 1/3 का पावर
6। ठीक है, सबको क्लियर है। अब इन दोनों का रेशियो कितना दिया है? 1/6। T7/7 इज इक्वल टू NC6 2 का पावर 1/3 1/(() NC6 ठीक है, समझ में आ रहा? अबे दोनों का रेशियो दिया है 1/6। द रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऊपर वाला हो गया, टू द 7th टर्म फ्रॉम एंड, 7th टर्म फ्रॉम एंड ये वाला हो गया, एंड इज इक्वल टू 1/6, वही किया गया है। ठीक है, अब यहां से NC6 से NC6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई करो, यहां पे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1/3 का पावर n-6। ठीक है, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, इसको अपन क्या लिख लेंगे? 3 का पावर 1 या फिर तो ऐसे ही करो। अगर 6 अंदर लेकर आओगे तो यह क्या हो जाएगा? 1/3 का पावर 3 का पावर 2, 6 से कैंसिल हो जाएगा ना 3 से। ठीक है, और अपॉन यहाँ पर 1/3 का पावर 1/3 एज इट इज रहेगा n-6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, इज इक्वल टू 1/6। अब इसको ऊपर लेकर चले जाओ, 2 का पावर 1/3 का पावर n-6, और यहाँ अपॉन के अपॉन में है ना, तो ऊपर चला जाएगा, 3 का पावर 1/3 की पावर n-6 अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत है? ये एज इट इज रह गया, यहाँ से ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और ये तो यहाँ है, इज इक्वल टू 1/6। तो 3 एक पावर से 6 कैंसिल हो जाएगा ना, समझ में आया कैंसिल जो किया हूं? 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों के देखो पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/3 का पावर n-6, और 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है? तो अंदर फिर से पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 का पावर 1/3 या n-6/3 इज इक्वल टू 6 का पावर 1। सबको क्लियर? तो यानी बेस इक्वल है, पावर को इक्वेट कर दो n-6, यानी कि n-6 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 9। in the expansion of the गेट बंद करो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इज, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 की पावर 1/2 प्लस 7 का पावर 1/8 का होल पावर 2024 द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इज। अब इसमें 2024 टोटल कितने टर्म होंगे? तो 2025। ठीक है, एक ज्यादा, तो उसमें इंटीग्रल टर्म भी होंगे ना, वही फाइंड करना है। करो, समझ में आ रहा कुछ? इंटीग्रल टर्म पूछा है तो इसका जनरल टर्म लिखो, वहां से आइडिया लगाओ। अगर जनरल टर्म लिखोगे तुम लोग तो t r+1, ठीक है,
तो टी आर प्लस 1 यानी कि 2024 सी आर 5 की पावर 1/2 की पावर 2024 माइनस आर, ठीक है, और 7 की पावर 1/8 का पावर आर, ठीक है। समझ में आया। अब अपने को क्या चेक करना है कि ये इंटीजर है कब, ये तो इंटीजर होता है हमेशा, ठीक है, कोफिशिएंट ही है ना एक्सपेंशन में, तो हमेशा इंटीजर ही होता। अब अपने को एक बार इसको इंटीजर बनाना है, एक बार इसको, ठीक है। अब 5 की पावर 1/2 को इंटीजर बनाना है, तो अगर यहाँ जो पावर है, ठीक है, यहाँ ऊपर में जो पावर है, ठीक, अगर पावर इवन हो जाए तो 2 उसको कैंसिल कर देगा। अभी तो ये 5 की पावर 1/2 जो अंदर है यहाँ पे इरेशनल है ना, इरेशनल है, बट यहाँ पे अगर पावर जैसे इवन होगा तो इसका अपॉन 2 उसको कैंसिल कर देगा। तो यानी कि 2000 इसको इवन बनाने के लिए 2024 माइनस आर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और इवन कब होगा, जब आर इवन होगा, आर इवन। समझ में आ रहा है किसी को? बोल, मुझे डाउट है। तो आर इवन कब होगा, आर इवन होगा 0, 2, 4, 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ 0 रखते हैं ना तो T1 आता है। समझ में आ रही बात? R0, 2, 4 अप टू 2024 तक। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से R बिलोंग्स टू, किसी को डाउट है इधर? ठीक है। अब इधर इसको अगर तुम लिखोगे तो 7 की पावर R/8, ठीक है। तो यह अभी इरेशनल है, लेकिन जैसा R8 का मल्टीपल होगा कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो R8 का मल्टीपल कब होगा? R इज मल्टीपल ऑफ 8। तो R8 का मल्टीपल कब होगा? 0, 8, 16। समझ में आ रहा है ना? अब कोई लास्ट टर्म भी आएगा, मान लो, हो सकता है या 8 से कैंसिल होगा, यह नंबर 8 से कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल होगा लास्ट में 2024। समझ में आ रहा है? या तो R की वैल्यू यह मिले, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। जब दोनों, देखो दोनों को एक साथ ट्रू करना है, इसका भी 2 कैंसिल करना है, इसका भी अपॉन 8 कैंसिल करना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे ना, हो जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यही वाला आ जाएगा, क्योंकि 8 के मल्टीपल तो इसमें आएंगे ही, तो वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, 8, 16, 2024। तो यानी इतने आर के लिए यह वैल्यू इंटीजर होगी। समझ में आ रहा? अब यहां से कैलकुलेट कर लो आर कितना होगा। कर लोगे कैलकुलेट? अरे यह एपी है ना, 0, 8, 16, 24, तो एपी का फॉर्मूला लगा दो। अब एपी का फॉर्मूला लगा दोगे तो लास्ट टर्म कितना है? 2024। फर्स्ट टर्म कितना है? 0 प्लस n-1, डी की वैल्यू 8, तो यानी कि n-1 इज इक्वल टू 2024/8, ठीक है। तो कैंसिल करोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4, 8 5 40, 8 3 24। अरे 253 आ रहा है क्या? 253 आ रहा है, देखो कैंसिल करके तुम लोग। अब n की वैल्यू इधर, 1 की वैल्यू इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 254, ठीक है। अरे इसमें अभी किसी को और नहीं ना आगे डाउट जानने वाला है, ये भी सॉल्व करने में। तो n-1 इज इक्वल टू 253, n इज इक्वल टू 254। अब n यहाँ पर ये मत समझ लेना है कि 254 वाला n है। समझ में आ रहा है ना? n इस एपी का nth टर्म बोला हूं, इसका।
नीचे क्या लिखा है उधर 1 इंटू 3 इंटू 5 2 n माइनस 1 नीचे कटोरी में n क्या होता है उसका मतलब पता है? फैक्टोरियल ही है वो। ठीक है, आगे देख लो, नोट करके कहीं लिख लो। ये भी मान लो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, दोनों सेम ही होता है, n फैक्टोरियल ही है दोनों। ठीक है, चलो अब इसका मिडिल टर्म इतना शो करना है ना, तो अगर x माइनस 1 अपान एक्स की पावर 2n देखो, तो ऊपर 2n मतलब इवन है पावर। अगर पावर इवन है तो मिडिल टर्म इसका क्या हो जाएगा, t 2n अपान 2 प्लस 1। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, t 2 से 2 कैंसिल n प्लस 1 लिख सकते हो ना। तो यानी अब इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 2n c n x की पावर 2n माइनस n माइनस 1 अपान एक्स की पावर n। सबको क्लियर? यहाँ पर 2n c n और यहाँ x की पावर 2n माइनस n और यहाँ पे माइनस 1 की पावर n 1 अपान एक्स का पावर n। ठीक है, तो x की पावर n से x का पावर n कैंसिल, क्या आ गया, माइनस 1 का पावर n 2n cn। यहाँ तक सबको क्लियर है? बट अपना आंसर क्या है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, तब इसको चलो ओपन करो फार्मूले से, माइनस 1 की पावर n, अब 2n cn क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल, 2n माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस 1 का पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। इतना सबको क्लियर है? अब एक चीज यहाँ ध्यान से, इसको लिखने को तुम लिख सकते हो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू n तक जाएगा, फिर n के बाद वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या करना है, 1 3 5 7 अप टू 2n माइनस 1 तक करना है। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से चलो तो पहले तुम इसका ओपन करके ही लिख दो, माइनस 1 की पावर n, तो ओपन करके लिखोगे तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 अप टू 2 1 लास्ट में आएगा ना 2 1। ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसमें से जो ऑड वाले हैं उनको एक साथ कर दो, इवन वाले को एक साथ कर दो, क्योंकि यहाँ ऑड वाला दिया है ना। तो अब वैसा करोगे तो यानी माइनस 1 की पावर n, तो अगर मान लो ऑड वालों को मैं एक साथ करूँ 1 3 5 1 इंटू है ये 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 हो जाएगा लास्ट टर्म ऑड का। ठीक है, और इवन वाले टर्म एक साथ करोगे तो 2 4 6 और लास्ट टर्म 2n। समझ में आ रहा है ना? किसी को कुछ डाउट नहीं नजर आ रहा? अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस 1 का पावर n। अब एक इसको ऐसे लिख लो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1। इसमें से अगर सभी में से 2 कॉमन ले लो तो टोटल कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे ना, क्योंकि टोटल 2n टर्म थे, तो n इवन होंगे n ऑड होंगे। और यहाँ से भी देख सकते हो 2 4, तो टोटल n टर्म होंगे यहाँ।
तो सब में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 का पावर n, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, सब मल्टीप्लाई में है ना, तो टोटल 2 की पावर n कॉमन आएगा। और यहाँ बचेगा क्या, 1 2 3 अप टू n, समझ में आ रहा, अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल ये तो वही है ना, n फैक्टोरियल है, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 की पावर n, यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो -2 का पावर n हो जाएगा। और इसको अगर मान लो उस तरह से 1 × 3 × 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है फार्मूला वगैरह छोड़ के? ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। एक दिन मैंने एक रेशियो लिखवाया था कल ही ऐसा, NCR अपॉन NCR माइनस 1, याद है किसी को? क्या था? n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। दूसरा रेशियो क्या था? NCR प्लस 1 अपॉन NCR। इसका क्या था? n माइनस R अपॉन R प्लस 1, ठीक है। अब एक चीज और तीसरा याद रखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n, ठीक है। अगर 1 प्लस x की पावर n के एक्सपेंशन में t r प्लस 1 अपॉन टी आर हो, ठीक है, तो टी आर प्लस 1 मतलब NCR वाला आएगा, समझ में आ रहा है। और टी आर मतलब NCR माइनस 1। अगर लिखोगे पूरा, चाहो तो लिख कर देख लेना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। अब यहाँ पे x की पावर R प्लस 1 होगा, नीचे वाले में x, मतलब ऊपर वाले में x का पावर R होगा, नीचे वाले में x का पावर R माइनस 1 होगा, कैंसिल करके x आएगा ना, हाँ ना बोलो। इसके एक्सपेंशन में क्या होगा, टी आर प्लस 1 NCR x की पावर R, और इसमें क्या हो जाएगा, NCR माइनस 1 x की पावर n माइनस R। तो ऊपर x का पावर R आएगा, नीचे x की पावर R माइनस 1, तो कैंसिल होके x आ जाएगा, ठीक है। बट इसको मॉड x के साथ याद रखना, ठीक है। मॉड x के साथ किस लिए? क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट पूछा है, समझ में आया? न्यूमेरिकली मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में, समझ में आ रही है बात? ठीक है। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in expansion of 1 plus 4x की पावर 8 when x is equal to 1 upon 3। तो देखो, कभी भी अगर ग्रेटेस्ट टर्म पूछे, ठीक है, तो हमेशा क्या लिखना है, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 क्या लिखवाए, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, और मॉड में x, यही बताया गया है ना। 1 प्लस x के एक्सपेंशन के लिए है, बट यहाँ x की जगह पे 4x है, तो यानी कि t, थोड़ा इधर से मैं लिख रहा है, t
आर प्लस 1 अपॉन टी आर इज इक्वल टू 8 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, और यहाँ मॉड में 4x। सबको क्लियर? ठीक है। टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 यानी कि 9 माइनस आर अपॉन आर। 4x की वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 माइनस आर अपॉन 3r हो जाएगा। टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर। अब अगर r इज इक्वल टू 0 रखें, ठीक है, r 0 से ही स्टार्ट होता है ना। अब r इज इक्वल टू 0 रखें, r इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर अपन टी आर लिए है ना, टी आर प्लस 1, तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि t1 फर्स्ट टर्म आए। ठीक है, तो r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा यहाँ पे, तो t2 अपॉन t1। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट टर्म से देखो r की वैल्यू 0 हमने यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि नीचे वाला हम लोग tr से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो tr यानी कि अगर r की वैल्यू 1 रखेंगे तभी t1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 9 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1। ठीक है, और 8 4 जा 32 अपॉन 3, तो यह वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। ठीक है, तो यानी कि t2 अपॉन t1 ग्रेटर देन 1 है। इसको अपन इसलिए रेशियो निकाल रहे हैं। अब देखो t2 अपॉन t1 ग्रेटर देन 1 है यानी कि t2 बड़ा है, t1 छोटा है। समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद आगे और वैल्यू रखते जाओगे। अब r की वैल्यू मान लो 2 रख दिए, तो r की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, t3 अपॉन t2। समझ में आ रहा है ना? t3 अपॉन t2, और इधर 4 9 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28 अपॉन 6। तो ये अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी t3 अपॉन t2 ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, यानी कि अब t2 से बड़ा वैल्यू t3 है। ठीक है, r की वैल्यू अब इसके बाद तुम 3 रखो, r इज इक्वल टू 3। जब r इज इक्वल टू 3 रखोगे तो t4 अपॉन t3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 6 2 3, r की वैल्यू 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी 4 6 जा 24 अपॉन 3 3 जा 9, यह भी ग्रेटर देन 1 है ना, यह भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। तो यानी कि t4 अपॉन t3 ग्रेटर देन 1, यानी कि अभी t4 बड़ा है t3 से। अब इसके बाद और आगे रखो, r इज इक्वल टू 4, तो यानी कि t5 अपॉन t4 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 4। ठीक है, तो 4 इंटू 5 अपॉन 4 3 जा 12। अब यह भी 20 अपॉन 12 है, 4 5 जा 20 अपॉन 12 है ना, तो यह भी क्या हो जाएगा, t5 अपॉन t4, यह भी ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि t5 t4 से। अब देखो t1 से बड़ा t2 है, t2 से बड़ा t3 है, t3 से बड़ा t4, t4 से बड़ा t5। अब उसके बाद r की वैल्यू 5 रखेंगे, r की वैल्यू 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, t6 अपॉन t5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 9 माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 5, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 5 15, यानी कि 16 अपॉन 15 आ गया ना। तो यह भी वैल्यू बड़ी ही है, थोड़ी भी बड़ी हो बट बड़ी है ना, तो यानी कि t6 अपॉन t5 ग्रेटर देन 1 है। अब आगे और रखो, r की वैल्यू 6 रखो, तो t7 अपॉन t6, यानी कि 4 9 माइनस 6 अपॉन 3 इंटू 6, तो 4 इंटू 3 अपॉन 18, यानी कि 12 अपॉन 18। अब छोटा आ गया 1 से ना, तो यानी कि t7 अपॉन t6 लेस देन 1। क्लियर है?
यानी कि जो इसके टर्म है वो T1, T2, T3, T4, T5, T6 तक तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जैसे T7 आ रहा फिर डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे T7 जो है T6 से कम होगा तभी ना वैल्यू 1 से कम आई है। तो यानी कि अब इसके क्या हो जाएंगे, अगर मान लो तुम ऐसे लिखो T1, T2, T3, T4, T5, T6 तक तो इंक्रीज किया, फिर T7 से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टोटल पावर कितना है 8, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 9, तो T7, T8, T9। समझ में आ रहा। तो इसमें अगर तुम मान लो ग्रेटेस्ट टर्म देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, T6। समझ में आ रहा। और T6 तुम निकाल लोगे ना, R की यहाँ पे R की वैल्यू 5 रख दोगे तो निकल जाएगा ना T6। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सबको सब कुछ क्लियर? नोट डाउन करो इतना, थोड़ा देर देख लो इधर फिर लिखो तुम लोग। अब वहां से निकल जाएगा T6 ना सभी का। अब यहाँ पे दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का देख लो तुम लोग। यहाँ पे TR+1 अपॉन TR की वैल्यू कितनी आई है, क्या हो गया, यहां से TR+1 अपॉन TR की वैल्यू कितनी आई है, 4 × 9 - R अपॉन 3R। ठीक है। अब इसी को हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 सॉल्व कर रहे हैं ना, ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है ना। इसी को हम ग्रेटर देन 1 प्रूव कर रहे हैं ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 भी आ जाए, हो सकता है दोनों टर्म इक्वल हो। ठीक है। तो यहाँ पर जब इसी को हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है डायरेक्ट सॉल्व करने में? अगर इस तरह से सॉल्व, समझ में आ रहा है सबको ना। तो यानी कि जहां तक TR मान लो पहले टर्म इंक्रीज करना चालू हुआ, तो जहां तक इंक्रीज करेगा वहां तक ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा। ठीक है। अगर इसको सॉल्व किए तो 9 4 जा 36 माइनस 4R अपॉन 3R ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो 36 माइनस 4R ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3R। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि R निगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है। तो यानी कि 7R लेस देन आर इक्वल टू 36, तो यानी R लेस देन आर इक्वल टू 36 अपॉन 7। ठीक है। अब R इंटीजर है, 36 अपॉन 7 से छोटी होगी, तो 36 अपॉन 7 से छोटी इंटीजर क्या है, 35 अपॉन 7। तो यानी कि R की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 है। समझ में आ रहा है ना। तो R की, अबे इसको 36 अपॉन 7 करेगा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 5.1 समथिंग आएगा ना। तो इंटीजर लेना है R ना, तो R मैक्सिमम 5 ही हो सकता है ना। समझ में आया। अब R मैक्सिमम 5 हो सकता है, यानी कि R की वैल्यू 5 रखेगा तो T5+1 अपॉन T5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना। यानी कि T6 अपॉन T5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यानी कि जब तक T6 हो रहा है, ठीक है, T6 तक वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो यानी कि T6 यहाँ पे भी आ गया। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? नोट डाउन कर लो। ये बस करने के लिए मैंने बताया है कि क्या होता है, बाकी इस तरह से करना नहीं है क्वेश्चन। इसके बाद सीधे ही अप्लाई कर देना है, काम खत्म। ठीक है ना। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट term in the expansion of 3 - 2x की पावर 9, 3 - 2x की पावर 9 if x is equal to 1। सॉल्व करो। कर लोगे तुम लोग, हो जाएगा ना। होमवर्क इसके बाद वाला है, इसको यही करना है।
अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट दिया है तो 3 माइनस 2x की पावर 9, तो इसको 1 प्लस x के टाइप का बनाओ तो 3 कॉमन ले लिए तो 3 की पावर 9 1 माइनस 2x अपॉन 3 का पावर 9। ठीक है, अभी रेशियो क्या लिखवाया गया है, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, और मॉड एक्स, यानी कि मॉड एक्स अगर लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 3, यानी कि 9 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, और मॉड एक्स यानी कि 2x अपॉन 3। क्लियर है। अब यहाँ पर यानी कि 10 माइनस आर अपॉन आर, अब x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 मॉड लगा है। ठीक है, तो 2 10 माइनस आर क्या हो गया, यहाँ पे माइनस मॉड है, अरे ना पीछे का भी देखा करो, चलो दिख भी नहीं रहा अभी तो खत्म हो गया वो। ठीक है, 10 माइनस आर अपॉन 3r, यही आया ना टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर। अब इसको क्या करना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी कि 2 10 माइनस आर अपॉन 3r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो यानी कि 20 माइनस 2r अपॉन 3r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 20 माइनस 2r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r। ठीक है, तो यानी कि 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5r, तो यानी कि 5r लेस देन आर इक्वल टू 20, उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि r की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है, तो यानी कि r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 4। ठीक है, तो अगर r की वैल्यू 4 रखोगे तो वहां क्या हो जाएगा T5 अपॉन T4 हो जाएगा ना। अरे बोलो, r की वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकती है तो T4 T5, अब यहाँ पे रखे 4 तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 4, तो यानी कि 2 इंटू 10 माइनस 4 यानी कि 6 अपॉन 3 इंटू 4, 12 हो गया दोनों ना, तो T5 अपॉन T4, तो यानी कि T5 अपॉन T4 की वैल्यू 1 आ गई ना। अगर ये वैल्यू 1 आ गई तो यानी कि T5 किसके इक्वल है T4 के इक्वल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 मिल गई ना। समझ में आ रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर रहा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ना देके ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ लेता। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट 2 वैल्यू मिल गई T4 और T5, किसी को यहां तक डाउट नहीं ना है, सबको क्लियर है। अगर केवल ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो अगर तुम इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, मान लो T1 T2 T3 T4 T5 और आगे भी लिख लेना। ठीक है, तो इसका जब T1 लिखोगे तो इसकी पावर 0 होगी, इसकी पावर 0 होगी ना, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा T1, T2 निगेटिव आएगा, T3 पॉजिटिव आएगा, T4 निगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है। जब T4 लिखोगे तो T4 यानी कि T स्पीड, जब इसके तुम टर्म लिखोगे ओपन करके, ठीक है, तो T1 T2 T3 T4 T5 टर्म आएंगे ना। तो देखो जो पहला टर्म लिखोगे T1, ठीक है, तो 1 वहां पे n से 0 होता। अभी फॉर एग्जांपल मैं T4 का समझाता तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर तुम T4 लिखे तो क्या होगा, T3 + 1 होगा ना, तो जब T3 + 1 होगा तो वहां से 9C3, और जो पहला टर्म है यानी कि 1 का पावर उसका हो जाएगा 9 - 3, और जो दूसरा टर्म है -2x/3 का पावर 3 हो जाएगा ना, तो यह निगेटिव बाहर आएगा ना।
तो 4 के साथ बाहर आएगा, बट 3 के साथ यहाँ 2 आ जाएगा ना, जब T3 निकालेंगे तो ये 2+1 होगा, तो ये पॉजिटिव T4 निगेटिव। समझ में आ रहा? T5 वैल्यू फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, अल्टरनेट प्लस माइनस 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन लिखवाए। क्या हुआ? T1 नहीं, T1 माइनस इसलिए नहीं होगा कि इसका क्या होता है T0+1, तो NC0, ठीक है। और पहले वाले टर्म यानी 1 का पावर n-0 और दूसरे वाला टर्म यानी कि -2x/3 का पावर 0, तो पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी ना टोटल, तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, समझ में आ रहा? देखो न्यूमेरिकल वैल्यू T4 T5 की इक्वल है, बट T4 निगेटिव है, समझ में आ रहा है ना, और T5 पॉजिटिव है, समझ में आ रहा? तो अगर केवल ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे तो T5 आंसर आएगा, समझ में आ रहा? और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट पूछे तो T4 और T5 दोनों है, T4 निगेटिव है, T5 पॉजिटिव है। समझ में आया सबको? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? सब क्लियर? ठीक है, नोट डाउन करो।